अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के पैगाम वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद साहब, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, एक सियासी शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की करीबी टीम में इनका शुमार होता है। आज थोड़ी इनसे सियासी भी और कुछ गैर सियासी बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना मशहूद। वालेकुम अस्सलाम। राना मशहूद साहब, चीन के दौरे से शुरू कर लेते हैं, फिर आगे चलते जाएंगे। आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म का दौरा चीन, क्योंकि मोदी भी वहाँ थे और पुतिन भी वहाँ थे और सब 26 मुल्कों के सरबराहान वहाँ थे, तो कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि बनियानुल मरसूस ने एक पेस सेट कर दी है और पाकिस्तान का जो मुकाम है हर आने वाले दिन से बढ़ता जा रहा है। और जो हमें नज़र आती है बॉडी लैंग्वेज ऑफ बोथ लीडर्स, मतलब पाकिस्तान की और चाइना की लीडरशिप, जो उनकी क्लोजनेस नज़र आती है, और प्लस जो हारमनी और चेन ऑफ कमांड पाकिस्तान की साइड पे नज़र आती है कि फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह हम आंगी के साथ चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को लेके चले और जिस तरह दुनिया ने पजीराई दी। मतलब शहबाज शरीफ साहब सेंटर स्टेज पे थे और हर मुल्क उनके साथ जोड़ा था। और एक बात मुजम्मल भाई आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर का तियानजिन का उनका एक ताल्लुक़ भी है कि जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे तो तियानजिन के अंदर हम कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, हम रोड शोज़ करते थे, हम इकॉनमी के हवाले से जाया करते थे। और पाकिस्तान की पहली जो टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शहबाज शरीफ ख़ुद तियानजिन में साइन करके आए थे। तो तियानजिन का मुकाम पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम भी है। और ये जो रिसेंट चाइना का जो विज़िट है, इसमें जो दुनिया का मरकज़ बने पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब, इससे हमारा एक और वो जो एक यहाँ पे फैलाई जाती थी ना कि सी पैक, चाइनीज़ गवर्नमेंट, अमेरिका ताल्लुकात, ईरान, पाकिस्तान और चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, वो सब ख़त्म हो गया। अल्लाह के फजल से पाक चाइना फ्रेंडशिप जो है वो एक नई बुलंदियों को छू रही है। तो भारत चाइना भी तो ब्रेक थ्रू हो रहा है, भारत और चीन भी तो करीब आ रहे हैं। पहली बात है कि एक तो ज़हन में रखिएगा कि दुनिया अब जो है ना उसके अंदर जहाँ पे बिज़नेस है, बिजनेसमैन चाहे वो चाइना का है चाहे वो अमेरिका का है, कहीं का भी है, जहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे जाएगा। ये जो आइस ब्रेकिंग, जो सो कॉल्ड आइस ब्रेकिंग, जिसके लिए मोदी साहब ने अपनी ईगो को भी दाव पे लगाया, वो चाइना जिसके बारे में जो ये गुफ्तगू करते रहे हैं, जिस तरह की इनके साथ वो जंगें लड़ते रहे हैं, तो आज चाइना का रुख करना और चाइना का उनको कोल्ड शोल्डर देना, ही वॉज नॉट देयर एट द मेन इवेंट। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप जो है, वो जो हम कहते हैं ना कि हिमालय से बुलंद समुंदर से गहरी, मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर। जिस तरह मोदी साहब को वहाँ पे ट्रीट किया गया, जिस तरह, और बाकी ये अब हम पे डिपेंड करता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो चाइना जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे, वो यहाँ पे बात भी करेंगे। जितने बड़े लेवल पे यहाँ से हमारा ट्रेड डेलीगेशन गया, बिज़नेस, चाइना अपनी मेजर इंडस्ट्रीज़ रीलोकेट करने की बात कर रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ एक समझ लें सी पैक 2 की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप, इंडिया ने कोशिश, चाइनीज़ की सिक्योरिटी एक इशू है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है, उससे हम निकलेंगे तो कुछ होगा। देखें, एक बात बहुत क्लैरिटी से हुई कि जो चाइनीज़ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, वो चाहे बलूचिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, चाहे वो KPK की तरफ से दरअंदाजी हो रही है, उसमें इंडियन हैंड इन्वॉल्व है। और चाइनीज़ को यहाँ के ऊपर जो है, उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं, उसमें तो क्लियर निकल कर आ गया कि इंडियन जो एजेंसीज़ हैं और उनके पेड लोग, उनका पैसा। तो चाइनीज़ को इस बात की भी बड़ी तकलीफ़ है कि हमारी मुल्क के अंदर चाइनीज़ को टारगेट जो इंडिया कर रहा है, तो इंडिया के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ रखा। PM ने जो इश्यूज़ थे, और वो इश्यूज़ खाली ये नहीं कि चाइना में डिस्कस हुए, यहाँ पे भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर कमेटीज़ बनी हुई हैं जो सिक्योरिटी से लेके जो इश्यूज़ हैं उनको देखते हैं। तो चाइनीज़ आर, मतलब उनको पता है कि क्या हो रहा है। और रूस से भी हम क्या ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि रशिया के साथ हम देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज़ एट इट्स पीक बेस्ट। कि हमने अमेरिका को भी इंगेज रखा हुआ है पॉजिटिवली, हमने
ईरान को भी, और इस तरह रखा हुआ है कि अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने रशिया को रखा। आप देखें इंडिया के ऊपर उन्होंने एम्बार्गोज लगाए कि जो रशिया से वो डील कर रहे थे, क्योंकि इंडियंस डील शेडी हैं। पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी के साथ बात की कि जहाँ जहाँ पर फेयर बिजनेस मौजूद है, उस बिज़नेस में वो कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो मुल्क चाहे पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें या पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ कोई बिज़नेस करें। तो ये हमने तमाम दुनिया को बावर करा दिया। तो आइंदा आने वाले दिनों में रशिया के साथ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ऑयल एंड गैस और बाकी चीज़ें। और जब पीएम आएंगे तो वो जब ऑफ कोर्स वो एक मीडिया ब्रीफिंग भी रखेंगे और वो एक उसके ऊपर बताएंगे, तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। अच्छा, एक जब प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना जाने से पहले एक मरी की मुलाकात में बड़ी गुफ्तगू हुई कि जी मरी में बैठक हुई है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तसलसल का फ़ैसला हुआ है। कहीं ये सोच भी थी कि तसलसल नहीं रखना, ब्रेक करना है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, और जो बनियानुल मरसूस हुआ, उसमें कामयाबी क्यों हुई कि हम सब एक पेज पे थे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वक्त से पहले हो रही थी, पहले की तैयारी करके रखी थी, जबकि इंडियन साइड पे हमें वो चेन ऑफ कमांड टूटी नज़र आई। वहाँ पे डिसीजंस ही नहीं थे। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि तमाम अदारे, शहबाज शरीफ साहब तो ये हमेशा से कह रहे हैं, नून के अंदर ये सोच मौजूद थी कि अब ना भी कंटिन्यू किया जाए या इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए या इससे बाहर आया जाए, ऐसी कोई सोच मौजूद थी? क्योंकि तभी फैसला होता है ना जब सोच हो, दोनों तरफ की बात हुई हो। सोच मौजूद थी? नहीं, बिल्कुल सोच मौजूद नहीं थी। पहले दिन से ये था, जब फील्ड मार्शल बनाया था, जब वो पहला एक्सटेंशन का फैसला हुआ था, एयर चीफ का देखें ना, ये सेम, ये कोई नया फैसला तो नहीं हुआ। ये फैसला तो उस वक्त ही हो गया था जब इमरान खान साहब बैठे हुए थे, और जब वो सारा कुछ हुआ था तो जो एक्सटेंशन के ऊपर जो फार्मूला तय हो गया था, उसी के मुताबिक जो एयर चीफ हैं वो अपना 5वां साल पूरा कर रहे हैं। तो ये तो कहीं पे भी सोच नहीं थी, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश एंटी। कहते हैं नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे और उनको मनाने की कोशिश की गई कि नहीं रहने दें, वो चाह रहे थे कि 3 साल बाद जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ना उस मीटिंग में जो शख्सियात मौजूद थी उन्होंने तो कोई बाहर बात नहीं की। ये मेरे जैसे लोग, बाकी जिनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, वो किसी के मुंह में डाल के वो बताते रहते हैं ताकि सिस्टम ना चल सके। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमने IMF की कड़ी शराइत को मानते हुए पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि तमाम अदारे एक पेज पर हैं और मिलकर चल रहे हैं, यकसुई के साथ चल रहे हैं। और किस लिए चल रहे हैं? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो मईशत जिसका तबाह कर दिया गया था, उसको दोबारा पैरों पे खड़ा किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस में दरार है, कोई फ्रिक्शन आ गई है सर। वो अक्सर आ जाती है, नई बात तो नहीं होगी, आ गई है सर। ख्वाहिशात हैं। अभी मैंने आपसे जो पहली बात की कि बॉडी लैंग्वेज देखें फील्ड मार्शल की, शहबाज शरीफ साहब की, वो एक दूसरे के लिए बाद में हो सकती है, पहले पाकिस्तान के लिए। दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो पाकिस्तान का सोचती हैं। यकीन माने, मैं ये अपना ज़ाती मुशाहिदे से बता रहा हूँ कि ना कोई दराड़ है, ना कोई ऐसा चक्कर है। आपको लगता है इलेक्शंस 2029 में ही होंगे? इससे पहले होने की कोई रीज़न नहीं है। इससे पहले आइन में तो कबल वक्त इंतखाबात हैं। वो तब होते हैं कि जब कोई, मतलब मैं खुद लॉयर हूँ, बट वो उस तरह के हालात नहीं हैं। इस वक्त इंतहाई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। और देखें, मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान को जो इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं, पाकिस्तान को जो मतलब दुनिया हमारी तरफ आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे अब उनको तसलसल नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर अगर कोई इस तरह का किसी ने कोई, मतलब ये जो लोग बात करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो जो दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया है, वहाँ पर इबहम पैदा किया जा सके, वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा की जा सके। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर वो कहते हैं कि कोई इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, बातें ज़्यादा हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। नहीं, उसकी वजह है, देखें, अब हुआ ये कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, इसके अंदर जो इन्वेस्ट करता है वो कहता है कि मैं तो पैसे लेकर आ रहा हूँ, मुझको आप ये सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, उनको पूरा करें, जो पूरी दुनिया में होता है। कि वो कहते हैं कि ये हम तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हमें आप इन चक्करों में ना
वन विंडो ऑपरेशन करें। हमने SIFC बनाई, हमने इसी तरह जो है एक पूरी जो है टास्क फोर्स बनाई। तो पाकिस्तान में पाइपलाइंस में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स आ भी चुकी हैं और आ रही हैं, और इंशाल्लाह ये वाला साल ख़त्म होने से पहले आप देखेंगे कि वो जो हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया, और ख़ास तौर पे ये जो SCO समिट के अंदर जो मज़ीद वहाँ पे हुआ है, उसके इम्पेक्ट आपको इसी साल के एंड तक नज़र आना शुरू होगा। लोग SIFC पे भी बात करते हैं कि जितनी SIFC से बातें हुई थी वो पूरी नहीं हुई हैं, कोई ऐसा मिरेकल SIFC नहीं कर सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। देखें, अगेन हमारे लॉज, हमारे रेगुलेशंस, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि SIFC के आने के बाद कि एक डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के लेवल पर होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और SIFC के अंदर बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स ओवरनाइट, मुजम्मल भाई, कुछ नहीं होता। एक आपने सिस्टम को ही उड़ा के रख दिया था, उस सिस्टम को खड़ा किया जा रहा है। अब लोग कहते हैं जी FBR की आप बात कर रहे हैं, तो FBR में तो भी भाई इसी FBR में अगर पहले 100 रुपये आना था, 20 रुपये आ रहे थे, अब 30 रुपये तो आना शुरू हो गए हैं, अब 40 रुपये की तरफ हम जा रहे हैं। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, जो खा गया वो खा गया, जो दुरुस्त कर रहा है इट विल टेक टाइम। नहीं, पर अब देखें, अगर आपने FBR की बात की, मैं नहीं करना चाहता था, सारे मुल्क के ताजर सनतकार FBR के ख़िलाफ़ थे, चीफ को भी मिले जाके FBR के ख़िलाफ़, और आपकी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री और चेयरमैन FBR के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान की ताजर बरदरी ने और सनतकारों ने ऐलान बगावत कर दिया। वो उसमें 2 रीज़न्स हैं। ताजर बरदरी, ये हम लोग PMLN ने ही हमेशा इनको रिप्रेजेंट किया है, हमेशा इनके हकूक़ की बात की है। उनका इशू 1-2 जो क्लॉजेस डाली गई थी, जो अरेस्ट वाली और इस तरह की कुछ एम्बिग्विटीज़ थी टैक्स के ऊपर, वो हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि जो जायज़ बनता है, और दूसरा वो ये कहते हैं कि हम इतना बड़ा बिज़नेस करते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, आप हमें एक सेक्शन ऑफिसर से लेके एक इंस्पेक्टर के रहमो करम पे जो आगे पूरी फैक्ट्री को आगे लगा लेता है। तो जो दुनिया का मॉडल है वो मॉडल आप यहाँ पे लेके आएँ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो बात ठीक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को मैंने खुद देखा कि उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया कुछ चीज़ों के ऊपर कि इन चीज़ों को ख़त्म करें और बिजनेसमैन जो हैं इनको अकोमोडेट करें लीगली और टेक्निकली। तो वो हम लगे हुए हैं। नहीं, अरेस्ट की जो क्लॉज थी वो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर डल गई। मैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सामने शहबाज साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा कहा कि ये आपने मतलब वो चूँकि अंदर की बातें हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पे ओवरसाइट ज़रूर हुई है, क्योंकि उनको फिर आर्मी चीफ को जाके शिकायत लगानी पड़ी आपकी। नहीं, ये इस लेवल के ऊपर शहबाज साहब ने ख़ुद भी टेकअप कर लिया था। उन्होंने ख़ुद कहा, मैं अब आपको खुल के बता देता हूँ कि जिस वक्त ये हुआ तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने मीटिंग में थे, आपने मेरे सामने तो ये रखा ही नहीं था। तो फिर उसके ऊपर पूरा उन्होंने दोबारा बुलाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया और इंशाल्लाह वो चीज़ होगी जो जिससे बिज़नेस भी इम्प्रूव होगा, इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो हमारे माशाल्लाह कारोबार, क्योंकि हम पाकिस्तान में कारोबार का फ़रोग़ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर साल हमारे यूनिकॉर्न्स 8-10 के बिलियनर्स पाकिस्तान में इजाफा हो, क्योंकि दुनिया की जो ग्रोथ है और उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करना, शहबाज शरीफ साहब दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, पर आप ये देखें ना कि जो सालाना टैक्स फिगर्स आए, सबसे ज़्यादा टैक्स तो हम तनख्वाहदारों ने दिया है, कारोबारियों ने तो टैक्स नहीं दिया। आप उनको बिलियनर बनाते रहें, मिलियनर, ट्रिलियनर बनाते रहें, टैक्स तो तनख्वाहदार दे रहा है, मुल्क तो तनख्वाहदार चला रहा है। 1 साल और उसकी वजह है पाकिस्तान देखें 2022 में उस वक्त के फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन ने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। वो तो शब्बर जैदी भी कहते थे, उसका वो कहते थे टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया हुआ, तो उसकी अनाउंसमेंट होनी बाकी थी। अच्छा, अनाउंसमेंट होती तो पाकिस्तान में हालात श्रीलंका से ज़्यादा ख़राब होने थे, शाम, इराक, लिबिया, मिस्र से ज़्यादा ख़राब होने थे। तो हमने उस वक्त वक्ती तौर पे, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहा कि जो सैलरीड क्लास ने कुर्बानी दी है हम उसका एहतराम भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वो टैक्स नहीं देते कारोबारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऊपर से आपको आंखें भी दिखाते हैं। टैक्स हमने 650 अरब के करीब दिया है, हमारी आवाज़ भी कोई नहीं है, हम खामोशी से देते हैं, तनख्वाह से कट जाता है। तो मैं उस डिस्पैरिटी की हम तो जाके नहीं ना किसी को शिकायत लगा सकते कि हमारी टैक्स, आपकी आवाज़ हम है,
अच्छा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सैलरीड क्लास तबके के लिए देखें, जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करेगा, सबसे पहला फ़ायदा इकॉनमी जो हमारी सैलरीड क्लास है इसको हमने ये सोचा हुआ है पहुंचाएंगे, क्योंकि कुर्बानी भी हमने इनसे ली है और आहिस्ता आहिस्ता उस टैक्स नेट में उस बिज़नेस क्लास को भी लाएंगे जिनको देना, जिनका मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि उनको देना चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक रिजीम खड़ी हुई है तो यहाँ पे भी खड़ी होनी चाहिए, ताकि जो वो कमा रहे हैं उसमें से हुकूमत को टैक्स पे जो करना चाहिए, और इंशाल्लाह उस तरफ हम जा रहे हैं। आप मुस्लिम लीग की तंजीम साजी से भी इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो पार्टी की तंजीम साजी में दिलचस्पी नहीं लेते, अपना इलेक्शन लड़ते हैं, वजीर बनते हैं, लेकिन आप पार्टी की तंजीम। लोग मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पे बहुत सवाल करते हैं कि ये वोट बैंक गिर गया है, अब आपका पंजाब आपका बेस नहीं रहा, किला नहीं रहा, गिर गया, आपका किला फतह हो चुका है, अब आप मफतू हैं। ये देखें, ये अगेन वो लोग बात करते हैं जो हकायक को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, हमारा वोट बैंक उधर ही है, किधर है? सिर्फ हो, सुन तो ले, मैं बताता हूँ। 2024 के इलेक्शन में हमारा वोटर हमसे थोड़ा नाराज़, जो बिजली के बिल, जो ये टैक्स, जो ये थोड़ा मतलब, और ये किया धरा किसका था? 2016 में IMF को हमने खैरबाद कह दिया था। ये IMF हम पर मुसल्लत की गई 2019 के अंदर दोबारा, और जिन्होंने मुसल्लत की उन्होंने रिजीम चेंज, उन्होंने ही अमेरिका की गुलामी नामंजूर, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, और उनको मदद जो हासिल थी, तो उस प्रोपेगेंडे का असर हमारे वोटर ने भी लिया। वो उस तरह वोट डालने नहीं निकला। देखें, हम अवामी लोग हैं, अपने हलके में लोगों के साथ रहते हैं। मैं अभी भी सैलाबी इलाकों से काम करके वापस आ रहा हूँ, वोटर हमारा उधर ही है। वोटर थोड़ा सा डिसोरिएंटेड हुआ था, लेकिन जो काम शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जो काम मरीम नवाज़ कर रही हैं, वोटर नया भी पैदा हो रहा है और वो डिसोरिएंटेड वोटर वापस भी आ रहा है। और अगला इलेक्शन जो है इसके अंदर PMLN स्वीप करेगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ एज ए सियासी कारकुन। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद वहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में आपको ये वोट बैंक वाला इशू नहीं होगा? देखें, इस वक्त अगर आप देखें, एक रियलाइजेशन अब लोगों में भी आ रही है। क्या? हमारे मुखालफिन की जब लोग वहीं खड़े हैं, सुन तो लेना, जहाँ 8 फरवरी को थे। सर बिल्कुल गलत है। मेरे हलके में इलेक्शन हो रहा है जो अभी सैलाब की वजह से पोस्टपोन हो गया। मैं तो दिन रात सड़कों, गलियों, महलों में हूँ। जो हालात 2024 में थे वो हालात नहीं है। लोगों को एक रियलाइजेशन हुई कि काम तो ये लोग करते हैं। वो जो 4 साल की हुकूमत रही, इनके नुमाइंदे तो लोगों को अवेलेबल ही नहीं थे। अगर आप तरक्याती कामों की बात करें, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल उन्होंने बनाया? कुछ नहीं बनाया। हम लोग अपोजिशन में भी लोगों को अवेलेबल होते थे। जिस तरह सफाई का निज़ाम मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने शुरू किया, जिस तरह ग्रास रूट लेवल पे जाके होनहार स्कॉलरशिप से लेके, मतलब देखें, पंजाब भी काम कर रहा है, वफाक भी काम कर रहा है। लोगों में एक रियलाइजेशन आ रही है कि काम करने वाले ये लोग हैं। फिर उन 4 सालों के अंदर कोई एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई? कोई एक मुल्क सऊदी अरब तक हमें छोड़कर चला गया? यार, लोग उनके साथ हैं, आपकी ये बात मानता ही कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। मुशर्रफ साहब ने जब पाकिस्तान आने का फैसला किया तो सोशल मीडिया पे उनको लोगों ने कहा, और उनको 22 लाख लोगों ने कहा कि हम एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल करने आएंगे। हर एक ने उनको मना किया कि ना आए। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये कीबोर्ड वॉरियर्स ही हैं। वो आ गए, उन्होंने कहा 22 लाख लोग मुझे कह रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर 100 बंदा नहीं था। तो वहाँ से वो टूटे। यहाँ पर भी ये सोशल मीडिया जो है ना, जिस पे बॉट्स बिठाए हुए हैं, जिसके ऊपर आज के जो नई नई उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतने लोग इनके साथ होते, इतनी इन्होंने कॉलें दी हैं, कोई एक बंदा भी निकला? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब जला वतन थे, पाकिस्तान आते थे, हज़ारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे होते थे, 55 हज़ार गिरफ्तारियाँ होती थी। यहाँ पे तो सिर्फ शोर मचाया जाता है ना,
हकीकत ये है, वो कहते हैं सख्ती बहुत करते हैं आप लोगों ने, डंडा बहुत चलाया हुआ है। हमने कहते हैं पंजाब में डंडा बहुत है, अगर डंडा ना हो वो कहते हैं लोगों को निकलने की इजाज़त हो, वो कहते हैं मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दें, हम भर के दिखाते हैं, आप इजाज़त ही नहीं देते। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने मुशर्रफ की भी सख्ती देखी, 11 दफ़ा जेल गए। इमरान खान के दौर में नैब के पर्चे, इसके एंटी करप्शन के पर्चे, FIA के पर्चे, और उसके अलावा 37 FIR हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। परवेज़ इलाही साहब का एक इल्ज़ाम कि जी इसने मुझे असेंबली में मारा है, मेरे घर पे छापे, मुझे डेथ थ्रेट्स, जो कुछ हमने देखा है, मुझे अपने बच्चे शिफ्ट करने पड़े। तो बदला ले रहे हैं। नो, सुन लें बात। हम तो शोर भी नहीं मचाते क्योंकि हम समझते हैं कि ये बुज़दिली है, और हमारे साथ तो एक्चुअल हो रहा होता है, हम उस पर भी मर्दानावार मुकाबला करते हैं। यहाँ पे तो झूठ की बुनियाद पे चल रहा होता है। आजकल कौन सा दौर है, वीडियो बनाएं डालें, अगर इतना जुल्म हो रहा है तो वीडियोज आती हैं, वो इक्का दुक्का और कुछ प्री प्लान्ड मुकाओ, पुलिस आ गई, पहले तुम्हें इल्हाम हो गया कि पुलिस आ गई। ये अलीमा खान के बच्चे जो जमानतें 2 दिन में ही हो गई हैं, ये भी आपका और अलीमा खान का मुकमुका है। देखें उनका मैं समझता हूँ कि अदालतों पे ना हमने पहले कभी कंट्रोल किया, वो करते थे। हम लोग तो मेरिट पे चलने वाले लोग हैं। अदालतें उन्होंने जो हैं, मैं खुल के कहूँगा, साकिब निसार साहब क्या करते रहे, बंदयाल साहब किस तरह के फ़ैसले करते रहे, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ बंदयाल साहब की। खोसा साहब खुद बुलाते रहे, मेरा उन सबसे बड़ा ताल्लुक़ है। लेकिन हमारी कोई एक चीज़ बता दें कि हमने किसी जज को, किसी को हमने कहा हो कि आपको ये काम करना है, हम तो आजकल अतर मनीला साहब बहुत खिताब कर रहे हैं। ये अगेन मेरे भाई भी हैं, मेरा उनसे भी बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन मैं नहीं समझता का हर एक से ताल्लुक़ है, लिहाजा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। नो नॉट एट ऑल। मैं हमेशा खुल के बात की है। अतर मिनुल्लाह साहब, इट इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ जज। आपके फैसले बोलते हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस को पढ़े ना, भगवान दास को पढ़े ना, उनके वो कहते हैं कि जज का फैसला बोलता है, फैसले करें, कानून और कायदे के, आइन के मुताबिक करें। ये इस तरह करके फिर छोड़ें उधर से और सियासत में आ जाए। फिर आप कहें कि जी हमें यहाँ पे जो है हमारी नहीं सुनी जा रही और हमने सुनानी है, तो हम आ रहे हैं, छोड़ के हिम्मत करें, राना मौजूद के मुकाबले पे इलेक्शन लड़े, आ जाए, बिल्कुल आए। वैसे उनको मैंने अपने हलके में इनवाइट किया था, अतर मिनुल्लाह साहब को, जब हमने अदलिया की बहाली की मुहिम चलाई थी, और उनको मैंने अवार्ड दिया था अपने हलके में 2010 के अंदर बुला के। तो आपको उस पर फ़ख्र है या आज शर्मिंदगी है? उस वक्त के अतर मिनुल्लाह पे तो फ़ख्र है, और आज जो अतर मिनुल्लाह साहब कर रहे हैं वो इट इज़, आई थिंक के मतलब उनके फैसले बोलने चाहिए। मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने अदलिया को जकड़ लिया है। वो कहते हैं हम ये जकड़ जो हमें लिया, हम इसको छुड़ाना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। किससे आज़ाद होना चाहते हैं? यहाँ पे एक बन गया 2030 तक का मॉडल, इस जज का भतीजा, इस जज का भांजा, इस जज का बेटा, इस जज का ऑफिस चैम्बर फेलो, इन्होंने आना है, इस जज ने जज बनना है, इस बंदे ने जज बनना है, इसने चीफ जस्टिस बनना है, ये फैसले होने हैं। तो ये हमने तो सिंपल ये किया कि मेरिट की आपने वो प्लानिंग तोड़ दी? वो प्लानिंग तोड़ दी। क्यों तोड़ दी आपने? आपने क्यों तोड़ दी 2030 तक की जो क्यों इसी की तकलीफ है कि आपने क्यों तोड़ दी? वो इसलिए तोड़ी, मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला क्या कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा हुआ, और बदकिस्मती देखें, मियां नवाज शरीफ साहब पे करप्शन का इल्ज़ाम ही कोई नहीं था। जो लीक्स थी, वो कौन सी लीक्स थी? पेंडोरा नहीं, उससे पहले वो पनामा लीक्स, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं। आप कह रहे हैं, और देखें उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ये एक जुर्म है। तो देखें, बेटे से तनख्वाह ना लेना जुर्म बन गया, और घड़ी चोरी करके उसको बेचना, सोने का लोटा उसकी जगह पे जाली लोटा रख के, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो बात तो यही है ना। और फर्क देखें क्या था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे जब, और उसके बाद 435 दफ़ा पेश हुए अदालतों के अंदर, और उनको खड़ा किया जाता था, उनको इंतज़ार कराया जाता था। उन्होंने कभी
आवाज भी नहीं निकाली। यहाँ आपने अंदर रखा हुआ है 2 साल से, हमने बराबर रखा। नहीं हो गया? नहीं 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 नहीं, इधर ही रुक जाएं। क्या नवाज शरीफ साहब पे फॉरेन फंडिंग का केस था? क्या नवाज शरीफ साहब पे अल कादिर ट्रस्ट जैसा केस था? क्या नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए लोगों पे वो फरा गोगी जैसे, जुल्फी बुखारी जैसे इस तरह के लोगों के इल्ज़ामात लगे थे? क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग, आप टोबैको कंपनीज को बुलाकर उनसे पैसे लेते हैं और फिर उनको कंसेशंस देते हैं? पिछले दौर में आप पीआईए को बंद करवा के प्लानिंग से असेंबली में कहते हैं कि जी ये लाइसेंस जाली हैं, रूट्स बंद करा के वर्जिन एयर को आप जो है वो रूट्स देते हैं जिसमें पैसे कमाते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आप रोजवेल्ट पर आपने केस तो नहीं बनाया ये सब वर्जिन एयर वाला केस नहीं बनाया आपने? देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, केस अगेन हमने नहीं बनाने। एक चीज़ मुजम्मिल भाई याद रखिएगा, हम अदारों को कभी भी अपने मकासद के लिए ना प्रेशराइज करते हैं ना इस्तेमाल करते हैं, ये अदारों का काम है। अदारे बनाएं केस। मुझे तो बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि फॉरेन फंडिंग केस तकरीबन फैसला हो चुका है, क्यों इलेक्शन कमीशन लेके बैठा हुआ है? क्यों नहीं उसका फैसला करता? जब चीज़ें निकल कर आ गई कि उसमें कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो आपकी जेब में है। ये मैं अब आपको इसका क्या जवाब दूं कि ये तो हर एक पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर आता था ये उसको वेलकम करते थे, सरदार रजा से लेके हर एक बंदे का नाम ले उनको वेलकम करते थे, कियानी साहब को वेलकम करते थे, और जब वो फैसले कानून और कायदे इन्हीं के दौर में करते थे तो ये उनके खिलाफ शुरू हो जाते थे। ये अपने सूबे में एहतसाब का कमीशन बनाते थे और जब वो इनके खिलाफ फैसले देता था तो उसको बंद कर देते थे। आज करप्शन की जितनी दास्तानें केपीके से आ रही हैं, किसी और सूबे से आ रही हैं, पर केस तो नहीं बन रहे ना, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो रही ना, खामोशी है। मैं समझता हूँ। अब आपने एनआरओ दिया हुआ है, वो कहते हैं आपका मुकमुका है गंडापुर साहब के साथ। मैं ये समझता हूँ, मैं देखें इसके ऊपर मेरी पार्टी भी शायद नाराज़ हो जाए, एक कहीं ना कहीं पे इनको अकोमोडेट ज़रूर किया गया। कौन कर 2024 का जो इलेक्शन था ना, ये कहते हैं ना फॉर्म 47, केपीके में इन्होंने क्या किया था कि जो इनको क्लीन स्वीप मिली, इन्होंने वोट डला है, वो कहते हैं अवाम का मैंडेट है। मेरी बात सुने, जेन्युइन वोट, ये फैज़ हमीद और उसके हरकारे मौजूद थे, उन्होंने ये सारा इलेक्शन जो है इसको मैनेज किया, केपी में मैनेज किया, बाहर नहीं, पंजाब में नहीं कर सके। सुन तो लें, पंजाब के अंदर वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो इमरान खान को हराते हैं उनको हरा दिया जाता है। वो खुर्रम दस्तगीर जिसका ख़ानदान गुजरांवाला के अंदर, जिनके बग़ैर गुजरांवाला की अवाम नहीं चलती, उनको हरवा दिया जाता है। जावेद लतीफ़, आबिद रज़ा कोटला, जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मादा था ना, उनको उन्होंने कहा कि आप घर बैठे, ठीक है ना? ये देखें, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो अभी भी वो फैज़ एंड कंपनी और उनकी बाकियात, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। अभी भी मेरे पास अपना रिजल्ट 1600 से जीता हुआ है और मुझे हराया हुआ है, और मैं कोर्ट्स में हूँ, मेरे केसेस, मैं लॉयर होते हुए कोर्ट्स में हूँ, मेरी शुनीद नहीं हो रही। तो एक कहीं ना कहीं पे तो सहूलतकारी मौजूद थी, और ये मैं बहुत बरमला कहता हूँ। वो कहते हैं आपको मौजूद थी, आप कहते हैं उनको मौजूद थी। हमें क्या मौजूद थी? मेरी बात सुने, हम अगर होते ना खुद गर्ज, सेल्फिश होते, तो हम इक़्तिदार ना लेते 2022 में। हम कहते कि हम घर बैठे रहें, पाकिस्तान ऊंच नीच जो हो रही है, जिस तरह की वो हरकतें थी, आपको भी पता है कि हमने घर बैठे इलेक्शन जीतने थे, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी दी, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। वो हुकूमत ली तो ये हुकूमत बनी, वरना वो हुकूमत ना लेते तो फिर इस हुकूमत तक जिंदा भी ना रहते। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है ब्रेक का। हम राना मशहूद साहब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनके प्लेटलेट्स कम हुए, उनकी बीमारी पर ज़मानत हुई, फिर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। वो कह रहे हैं अब नवाज शरीफ साहब के कान की भी प्रॉब्लम, पिम्स के बोर्ड ने कह दिया है उनकी तबीयत नहीं ठीक है, अब कान का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं उन्हें। तो वो कह रहे हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस में अब बीमारी पर उनकी भी ज़मानत हो, पहले उन्हें बनी गाला जाने दिया जाए, फिर उन्हें लंदन जाने दिया जाए। देखिए, इंसाफ का तो यकसा इंसाफ का तो यही दिखाते हैं ना, हमारा निज़ाम इंसाफ यकसा इंसाफ पर है।
तो फिर जो सहूलत नवाज शरीफ को मिली थी वो अब इमरान खान को मिलने जा रही है, लोग कह रहे हैं बस ऑन का, कोई कह रहा है 2 महीने में हो जाएगा, कोई कह रहा है 2.5 महीने में लंदन है। पहले तो एक ज़हन में रखिएगा, आपने बात की ना, यहाँ पे तो पार्लियामेंट से 10-10 साल, जब मुशर्रफ साहब थे कि 10 साल का इक़्तिदार अगले 10 दफ़ा भी मुंतखब कराएंगे, यहाँ पे तो हमें तो अपनी अगली सांस का नहीं पता, तो मतलब पाकिस्तान में क्या होना है। लेकिन एक बात का पता है कि हम नीयत से काम कर रहे हैं, हम नीयत से डिलीवर कर रहे हैं, हम दिन रात लगा रहे हैं। और जो सहूलियात नवाज शरीफ साहब को मिली, उनकी बेगम दम तोड़ रही थी, उनको बात नहीं करने दी गई, उनके सामने उनकी बेटी को हथकड़ी लगा के उनको अजियत देने के लिए पाबंद सलासल किया गया। शहबाज शरीफ साहब को इस बात की सज़ा दी गई कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, आप तो सारी बातों को जानते हैं, तो उनको जेल में डाला गया। उनको दुख देने के लिए उनके बेटे को जेल में डाला गया। तो ये काम हमने नहीं करना। अदालतें अगर समझती हैं, अदालतें आज़ाद हैं, अगर अदालतें समझती हैं कि इमरान खान साहब को बेल दी जानी चाहिए, उनको कंसेशन दी जानी चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए ना, देखें, मैं ये समझता हूँ कि उनको पहले कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो 9 मई हुआ, इंडिया ने भी तो हमारे अदारों पे हमला किया था ना। कुलभूषण यादव को गद्दारी किस बात की कि उसने हमारे अदारों के खिलाफ साजिश की थी। रेफरेंस लाएं ना, देखें, आप गवर्नमेंट हैं, हम नहीं लाएंगे, हम जमहूरी लोग हैं। मेरी एक बात सुनिए, पर इख्तियार तो हुकूमत का है। सुन तो लीजिएगा ना, सुन तो लीजिएगा। कमीशंस बने हुए हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, ये जो लोग अंदर हैं ये बड़ा कुछ बता चुके हैं। ये जो कहते हैं ना कि कंसेशन दे दें, कंसेशन किस बात की? नवाज शरीफ को एक सियासी केस में अंदर रखा गया था जो झूठा साबित हुआ। यहाँ तो करप्शन के केसेस हैं, यहाँ पे तो अकरबा परवरी के केसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? नहीं, आगे तो इससे खतरनाक होने जा रहा है। अच्छा। ये जो लोग पकड़े हुए हैं, फैज़ हमीद जैसे, जो इनके बयानात, और भी और लोग भी हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दे आर डैमिंग। और मैं ये समझता हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, कि जब वो चीज़ें आएंगी तो इससे ज़्यादा सख्त वक्त आएगा। मैं ये समझता हूँ कि उनको सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रास्ता तब भी निकलेगा, सियासत नाम किस चीज़ का है? डायलॉग का। डायलॉग किसी न किसी जगह पर होता है, लेकिन वो तब होता है, कहते हैं आजकल भी बैक चैनल हो रहा है, आपको नहीं पता? कुछ नहीं हो रहा। जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, जब तक अपने गुनाहों को, पर उन्होंने कहा है माफ़ी हमारी शर्त नहीं है एस्टेब्लिशमेंट ने। नहीं भाई, वो जो मर्जी कहते रहे। आप पहले अपने गुनाहों का माफ़ी मांगे, शायद उसी में से कोई रास्ता निकले। मैं इस वक्त एज ए हुकूमती तर्जुमान बात नहीं कर रहा, एज ए सियासतदान, एज ए कानूनदान। आप यूथ पे काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ यूथ प्रोग्राम में, पर यूथ तो सारी दूसरी तरफ है। यूथ तो सारी पीटीआई के साथ है, आप क्या यूथ पे काम कर? 2018 के स्टैट्स उठाएं, 2024 के स्टैट्स उठाएं, इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। परसेंटेज ऑफ यूथ जिसने वोट किया ज़्यादा PMLN की तरफ है, 45 में 47 में। ये भी एक वो मैंने भी आपको बताया कि KPK में सारा ही 45 था। अच्छा, नहीं, KP की यूथ ने भी नून को वोट किया। आप आज मेरे साथ चलें, मैं आपको दावे से कहता हूँ, जितनी स्ट्रॉन्ग इस वक्त KPK की यूथ हमारे साथ खड़ी है, अभी जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर चेहरे देखें, वो बच्चे बच्चियाँ जो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ मिलके बुनेर से लेके नीचे तक काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ पंजाब में दी गई, जो वफाक दे रहा है, ये KPK क्यों नहीं देता, KPK के अंदर क्यों नहीं होता? चलें तो सही, मेरे साथ चल कर देखें। और पंजाब का यूथ तो अब बहुत नाराज़ है। किससे? आप लोगों से। मेरे से क्यों होना है उसमें? नहीं तो देखें, आज मैं आपको गली मोहल्ले की बात बता रहा हूँ। मैं यूथ में उठता बैठता हूँ, मैं लोगों में उठता बैठता हूँ। एक बहुत बड़ा चेंज है, वो ये है कि वो कहते हैं कि नून जब भी आती है काम करती है, काम हमारे होते हैं, वो तो हमें मिलते ही नहीं थे। सैलाब पे लोग कह रहे हैं पहले CM जापान चली गई या PM चीन चले गए, कि सैलाब पे तो तवज्जो ही नहीं है इस हुकूमत की। आप कहते हैं सैलाब पे बहुत काम किया है। देखें, एक आपने वो कहते हैं ना, आटा गूंथते हुए हिलती क्यों? हाँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जितनी बड़ी रिलीफ एक्टिविटी, ये जो फ्लड इफेक्टिव हैं, इनसे पूछें ना। मैं तो अभी उनमें से आ रहा हूँ, दुआएं दे रहे हैं, झोलियाँ उठा उठा के मरीम नवाज साहिबा को।
दुआएं दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। एनडीएम में, पीडीएम में जितनी हैं, इन सब को एक्टिव करके, जितनी सूबाई मशीनरी है, वफाकी मशीनरी है, उसको एक्टिव करके शहबाज शरीफ साहब चाइना से डेली मीटिंग लेते रहे हैं, यहाँ पे डेली का जो है उनके सामने आता रहे और उसके ऊपर एक्टिविटीज़ होती रही हैं। हम अपने किसी बहन भाई को सैलाब से जो अफेक्टी है उसको तनहा नहीं छोड़ेंगे। और लोगों की जाके बात सुने मुजम्मिल भाई, ये जो सोशल मीडिया पे जो झूठ चलता है इसको ना सुने। पर वो कह रहे हैं कि अब जो लोगों का नुकसान हो गया, एक तो रिलीफ है ना, वो कौन पूरा करेगा? देखें, कुदरती आफत आई, आज एडमिनिस्ट्रेशन को कहा हुआ है, ये सब का बन रहा है कि किसका घर गिरा, किसका सामान गया, किसके ढोर डंगर गए, वो सारी रिपोर्ट बन रही है। हुकूमत उनको कंपनसेट करेगी और आज भी हम उनको खाने से लेके दवाइयों से जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा करेंगे, घर बना के देंगे। आप देखें, चाइना जिसका जानवर गया जानवर देंगे, जिसकी फसल का नुकसान हुआ उसका एक एक्यूरेट जो बन के आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया हुआ है। दुनिया 70 मिलियन जो चाइनीज़ है, 70 मिलियन जो यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट चाइना ने प्राइम मिनिस्टर से प्लेज किया है और दुनिया ने किया है। हुकूमत अपने वसाइल से करेगी तो इन लोगों का नुकसान भी पूरा करेंगे। और आइंदा अगले साल जो प्रेडिक्शंस हैं कि इस सैलाब से 22% ज़्यादा सैलाब आना है, उसके लिए पुश्ते मजबूत करने से लेके डैम्स, छोटे जो डैम्स जिनमें हम पानी को स्टोर कर सकें, एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट उस पर काम हो रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि जो भी इस वक्त मौजूदा सवालात हैं वो राना मशहूद साहब से किए जाएं। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।